हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। इस वीडियो में आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए बच्चों के लिए तो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उन बच्चों के लिए, ताकि वो डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर लें वहां से। अब देखो, एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाना बहुत ही थोड़ा टफ काम हो जाएगा, और वीडियो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं सिंपल पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वो बच्चे वहां से इजिली पढ़ सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। और जो क्वेश्चन है आप देखेंगे कि सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं आपको। देखेंगे हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 3-3 साल बाद आपका रिपीट हो चुका है, तो कोई फर्जी और कोई फेक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पर। और खास करके उन बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर आप मान सकते हैं इस पीडीएफ को, इन क्वेश्चंस को, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उनको अभी सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा। तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे 2014 और 2020 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। और आप लोगों को भी पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जो आपका हिस्ट्री का है। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और ये जो आपको वीडियो मिलेगी आपको 2 से 3 पार्ट में देखने को मिलने वाली है। 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो जा सकती है, क्योंकि अब मैं आपको एक-एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग कांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी होता है कि आपको शॉर्ट में एक क्या बनाना है, स्टोरी बतानी है कि हुआ क्या था वास्तव में, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जैसा लिखा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की अमृतसर, पंजाब आपको पता होगा कहाँ पर होता है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और अमृतसर रॉलेट एक्ट के विरोध में। और रॉलेट एक्ट बच्चों आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना पूर्व सूचना दिए, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और उठा करके उसको जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था भारतीयों पर, क्योंकि बिना किसी नियम कानून के वो लोग उठा ले रहे थे, किसी जिस पर भी शक हो रहा था सिर्फ संदेह होने पर ही उनको उठा करके ले जाया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित है। आक्रोशित मतलब गुस्सा थी। ठीक है, तो जो अमृतसर जिले की जनता थी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके, अब सैनिक शासन क्या होता है, वहां पर कोई मंत्री नहीं, कोई राजा नहीं, सिर्फ जो अंग्रेजी शासक थे उनके जो सैनिक थे, जैसे अभी हमारे यहाँ आर्मी है, सेम वैसे ही सैनिक शासन लागू कर दिया गया है। यानी जो भी नियंत्रण होगा वो किसके हाथ में होगा, जनरल डायर। जनरल उस समय के जो जनरल थे उनका नाम क्या था, डायर। ठीक है, तो सैनिक शासन लागू कर दिया गया था जिसकी कमान किसके हाथ में थी, जनरल डायर के हाथ में थी। तो जनरल डायर को दे दिया गया था। 12 अप्रैल 1919, ये आप डेट याद कर लीजिए। 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब नगर मतलब जो शहर था आपका, यानी अमृतसर नगर में क्या था कि अमृतसर नगर में लोग बैठ कर के सभा नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी एक जगह वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे, उस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया था, कर दिया गया था, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं थी। यानी जनता तक वो मैसेज पूरी तरह से नहीं पहुंचा गया था कि इस तरह का भी कोई आदेश सरकार की तरफ से आया है, जनरल डायर की तरफ से निकाला गया है कि लोग बैठ करके सभा नहीं कर सकते। तो 13 अप्रैल को थी बैसाखी। ठीक है, 12 अप्रैल को ये आदेश निकला, याद रखना। 12 अप्रैल को आदेश निकला कि लोग बैठ करके सभा नहीं कर सकते। 13 अप्रैल को क्या था, बैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार के नीति का विरोध करने के लिए, अब लोगों को नहीं पता था कि कोई आदेश आ रखा है, तो लोग नॉर्मली कि इस नीति का विरोध करने के लिए, किस नीति का, रॉलेट एक्ट का, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। तभी जनरल डायर ने, जनरल डायर कौन, उन सैनिकों का जनरल,
जिनको वहां की अमृतसर की कमान सौंपी गई थी, ने 200 देसी, अब यहाँ पे बच्चों देसी का मतलब क्या है? देसी का मतलब भारतीय सैनिकों से है, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज भी आप ध्यान से देखिएगा कि 200 सैनिक भारतीय थे, यानी भारतीय ही भारतीयों को मारेंगे, और कुल 50 गोरे सिपाही। अब देखो कितने सोचने वाली बात है कि भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था, कि 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया, और जो वो जलियांवाला बाग था उसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और जनरल डायर ने क्या किया, अपने 200 देसी यानी भारतीय सिपाही और 50 अपने गोरे सिपाही को उस दरवाजे से अंदर डाल करके और उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, और निहत्ती जनता कौन, जो अंदर बैठ करके सभा कर रहे थे, पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 10 मिनट तक लगातार गोलियां चले तो कितने लोग वहां मरे होंगे, है ना? तो 10 मिनट तक कंटिन्यू गोलियां चलती रही, हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हो गए। असंख्य यानी कि जिनको गिना ना जा सके, तो असंख्य घायल हो गए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। तो एक बेसिक सी टिप्पणी आपने देख ली किसके बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, किस तरह से जनरल डायर ने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर के 10 मिनट तक कंटिन्यू गोलियां चलाई, किन पर, उन निहत्थे भारतीय लोगों पर जो सिर्फ शांतिपूर्वक बैठ करके उनके रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उनका देखो, उनका कोई मेन मकसद ये नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर वो आतंक फैला रहे हो, सिंपल बैठ करके क्या कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे। तो इसलिए ये जलियांवाला बाग अगर आप जाके अभी भी देखेंगे, वहां पर लोगों के बारे में कौन-कौन वहां शहीद हुए, किस तरह से वहां पर ए टू जेड सारी घटनाएं घटित हुई, वो सारा आपको अभी भी देखने को वहां मिलेगा, जलियांवाला बाग। ठीक है? पंजाब के अमृतसर में अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने क्वेश्चन देखेंगे बच्चों सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये नहीं कि सिर्फ अभी आप क्लास 10 के एग्जाम दे रहे हैं तो इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। अभी जो ये क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री के बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तैयारी करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन वहां भी परेशान करेंगे, इसलिए वहां परेशान होने से अच्छा अभी इसको आप थोड़ा सा टाइम दे करके अच्छे से माइंड में सेट कर लो। ये क्वेश्चन हर बार आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहां भी हर साल देखने को मिलते हैं। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी साइमन कमीशन के बारे में सिंपल सा बताइए। फिर इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, साइमन कमीशन को। ठीक है? तो असंतुष्ट क्यों थे, यही कारण हमने इसमें मेनली पढ़ना है। तो देखो, सन 1919 के अधिनियम के अनुसार उसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की आवश्यकता थी। जो आपका 1919 का अधिनियम था, ठीक है, इसकी जांच के लिए एक अधिनियम आया होगा। अगर आपको ये पूरा अधिनियम पढ़ना है तो आप इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा कि क्या था इस 1919 के अधिनियम में। अब इसकी जांच होनी थी कि क्या ये अधिनियम लोगों के फायदे के लिए है या नहीं है। तो इसकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। रॉयल कमीशन देखो बच्चों क्या होता है, कि आप इसको सिंपल से समझ सकते हैं कि अंग्रेजी सत्ता के बड़े अधिकारियों की एक कमेटी, जो यहाँ आकर के देखे कि जो अधिनियम था 1919 का, वो लोगों के लिए किस तरह से मतलब लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं है, ये चीज देखने के लिए उनकी नियुक्ति की आवश्यकता थी। ठीक है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जैसे अभी वर्तमान समय में देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का एक पूरा मंत्रिमंडल है जो कि केंद्र में बैठते हैं दिल्ली में, वैसे उस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने आम चुनावों के भय से, आम चुनाव यानी वहां पर उस समय इलेक्शन होने थे 1900 लगभग, जब भी था 2 वर्ष बाद वहां पे क्या होने थे, इलेक्शन होने थे, तो उसके डर से 1927 में ही इस कमीशन की नियुक्ति कर दी। 10 साल बाद होनी थी बट 2 वर्ष पहले उसकी क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन गो बैक आपने सुना होगा कि नारे लगे थे, जिसमें शायद लाला लाजपत राय जी जख्मी भी हो गए थे। तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, आपने सुना होगा। अभी इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए यह साइमन कमीशन कहलाया।
इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सिंपल सा समझ सकते हैं कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त में लिखिए। तो ये आप देखेंगे कि इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो सिंपल आप क्या लिखेंगे इसमें कि साइमन कमीशन एक कमीशन थी जो 10 वर्ष बाद 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त की गई थी। ठीक है? और इसमें किसी भी भारतीय को नहीं शामिल किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। अगर आप इतना लिख करके आ जाते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है? इसी कारण कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी और ऊपर देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कांग्रेस असंतुष्ट क्यों थी? तो मेन कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कमीशन भारत आया, यानी वो जो रॉयल कमीशन थी वो कहाँ आई? भारत आई। कमीशन का सारे भारत में स्थान-स्थान पर काले झंडों से विरोध किया गया। बस आपको इतना ही याद करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप बच्चों, अगर एक साइड में आपको वर्ष दिख रहे होंगे कि किस-किस साल में क्वेश्चन आया है। यहाँ आप देखेंगे 2012, 18, 15, 20 तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला है वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए। यहाँ पे सिर्फ 3 प्रभाव बोले हैं। फिर बोला है आर्थिक मंदी के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो जो भी इसमें 4-5 पॉइंट है, मैं चारों 5 पॉइंट को अच्छे से पढ़ देता हूँ। ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, वो है वर्ष 1928 से 1934 के बीच देश के आयात-निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो ये 2 शब्द आप देख रहे हैं आयात-निर्यात, इसका मतलब होता है आयात का मतलब होता है दूसरे देश से कोई सामान मँगाना, देश से, ठीक है? राज्य से नहीं, दूसरे देश से कोई सामान मँगाना और निर्यात होता है यहाँ से अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई सामान भेजना। तो यानी जो आना और ले जाने का सामान था, वो घटकर आधा रह गया था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी, तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। अब मान लो आपने कोई ₹100 की चीज़ बनाई, अब आप उसे वहाँ 150 में बेच रहे हैं। अब वहाँ पर जो कंपनियाँ थी वो उसी चीज़ को 120 में बेच रही हैं, तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब जब वहाँ पे कीमतें घटी तो अपने आप क्या करेंगे, आप भी इस कीमत को घटाएँगे। तो इसलिए जब वहाँ पर कीमतें गिरने लगी तो यहाँ पर भी जो उसकी कीमतें थीं, वो नीचे आ गई। अगला पॉइंट है, शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। अब जो शहर शहर के निवासी थे, उनके मुकाबले किनको? किसानों और कलाकारों को। अब किसानों और कलाकारों को क्यों हुआ? अब देखो शहर के जो लोग थे, वो तो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे या फिर उनका कोई अपना बिज़नेस होता, बट जो किसान थे वो खेती करते थे, जैसे धान, गेहूँ हो गया, इन्हीं का ज़्यादातर क्या होता था? निर्यात होता था। ठीक है? देखो अगर आप निर्यात में देखेंगे तो भारत गेहूँ का बहुत ज़्यादा निर्यात करता है विश्व के देशों में। है ना? तो अभी भी देखेंगे तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। तो वो वही चीज़ आ गई ना कि यहाँ पे विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा है, किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। किसके कारण? आर्थिक महामंदी के कारण। कब आई थी? देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1929 में हुई थी। ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है कि 1929 की आर्थिक मंदी के 3 प्रभाव। तो तीनों प्रभाव आपने देख लिए। पहला था कि कीमतें गिर करके जो आयात निर्यात था घट करके लगभग आधा रह गया और बाजार में कीमतें गिरने लगी। फिर किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ जो किसके लिए? विश्व बाजार के लिए अ, उपज पैदा करते थे। फिर एक किसान पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए। फिर अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? इस कानून को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त करने का फैसला क्यों किया? तो इसको देखते हैं, इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। ब्रिटेन में आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई। सरकार बड़े भूस्वामियों के दबाव में इसके कारण उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी मक्के के आयात यानी मक्का वहां से नहीं आएगा। ठीक है? यह प्रतिबंध जिस कानून के अंतर्गत लगाया गया उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। कॉर्न मतलब क्या होता है बच्चों आपका? मक्का। लॉ मतलब होता है कानून, यानी सिंपल अगर इसको आप हिंदी में देखेंगे तो मक्का या मक्के पर कानून। ठीक है? मक्के पर कानून। ठीक है? मक्के पर कानून लगा दिया, जब मक्के पर कानून लगा दिया तो जो आपका मक्का है वो आयात ही नहीं हो सकता। जब आयात होगा तो अपने आप क्या होगा? ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी
कम थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब इसको अगर मैं सिंपल सा बोलूं, वही चीज है कि जो ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन के किसान वो मक्का उपज कर रहे थे, मक्का मक्का की पैदावार कर रहे थे, अब वो जो बेच रहे थे वो 100 रुपए मान लो किलो बेच रहे थे, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए किलो बेच रहे थे। और जो ब्रिटेन में आयात किया जा रहा था, ठीक है, ब्रिटेन में बाहर के देशों से मंगाया जा रहा था या भारत से मंगाया जा रहा था, तो उसकी कीमत 60 रुपए या 50 रुपए थी। तो ब्रिटेन के लोग किसको 100 रुपए को खरीदेंगे, 50 रुपए को खरीदेंगे, तो सिंपली आप कहेंगे कि 50 रुपए वाले को खरीदेंगे। तो जो वहां के किसान थे वो उस पर क्या कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे, वो चाह कर भी इस 50 रुपए पर वो अपना मक्का नहीं बेच पाए, तो जिसके कारण क्या हुआ, ब्रिटेन के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर कृषि कार्य बंद हो गया, यानी अब जब भैया उनको अपनी उपज या अपनी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, तो कोई क्यों करेगा उस काम को। तो जो उनका ज्यादातर भूभाग पर यानी उन्होंने खेती करना बंद कर दिया। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में अथवा अन्य देशों की ओर पलायन करने लगे। पलायन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, तो आई होप इस कॉर्नर लॉ को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? जितने क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आप भी देख पा रहे होंगे कि कई लगभग 2-2 3-3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक रिपीट होते आ रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। क्या है प्रश्न आपका? कॉर्नर लॉ के बाद रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशम मार्ग, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2022, 13, 16, तो रेशम मार्ग को अच्छे से हम देखेंगे। रेशम मार्ग कहाँ चले गए? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। ब्रेटन वुड समझौता देख लिया हमने, महामंदी देख ली, उसके बाद सॉरी ब्रेटन वुड समझौता अभी रह गया, कांडोला देखा है, उसके बाद रेशम मार्ग अभी हम देख रहे थे। इस पर चलते हैं वापस। रेशम तो आप लोगों को अच्छे से पता है क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं इसके आंसर को भी। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ। मार्ग मतलब सिंपल आप समझते हैं रास्ता, और रेशम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है आगे। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग हो गया। यानी आपको पता है रेशम कीमती चीज भी है और अच्छा मतलब अच्छी चीज भी है ना। तो क्या था कि इस रास्ते से सिल्क का व्यापार, यानी जो सिल्क था, सिल्क मतलब क्या होता है, रेशम ही होता है। तो इस रास्ते से रेशम का व्यापार किया जाता था, इसलिए इस रास्ते का नाम क्या पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया। तो उनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था वो आपने देख लिया कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात होता था, और ये लगभग विभिन्न देशों के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यानी एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका इन जगहों से जुड़ा हुआ था, और इसमें रेशम का क्या होता था, व्यापार होता था इस इन मार्गों के द्वारा। फिर ठीक है, आगे लिखा है, सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे, और इसी रास्ते से भारत के दक्षिणी पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसे कीमती वस्तु यूरोप से एशिया पहुंचती थी। देखो इस सिल्क रूट से किन किन सामानों का आयात निर्यात होता था, वो भी आप यहाँ पे अगर लिख देंगे एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटेन वुड समझौता क्या है? और क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12, 15, 20, 22 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखो जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सभी आपके मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड समझौता एक विचार है, ये देख लो आपकी क्या है, विचार है, जिसे औद्योगिक देशों ने, औद्योगिक जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, देशों ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी यानी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक देशों ने अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। यानी जो जहां पर या सीधे बोल सकते हैं कि जो देश विकासशील है उन देशों ने अपनी एक बैठक आयोजित की, और वहां के लोगों ने अपना एक विचार रखा या विचार तैयार किया। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। यानी
कभी युद्ध होता है या कभी युद्ध हुआ तो उसकी भरपाई कैसे की जाए और कैसे हम पैसों को इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बारे में इस पर रणनीति तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है। तो देखो ये जो आपकी क्या बोलते हैं रणनीति बनाने का मुख्य कारण यही था कि अगर मान लो कोई देश गिरता है नीचे, किसी देश की आर्थिक स्थिति ठीक है नीचे गिरती है, तो उसका असर अपने आप ही उन देशों को भी पड़ेगा जहां से यहाँ की चीजें उन देशों में जाती थी। ठीक है, जब यहाँ आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी तो यहाँ के जो लोग होंगे उनकी स्थिति खराब होगी, वहां पर जो चीज भी बनती होंगी वो चीज उस तरह से नहीं बन पाएंगी, है ना। तो सिंपल, अब जो यहाँ के लोग हैं उनको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए उन देशों ने एक औद्योगिक देशों ने अपना क्या बनाया, एक सहमति तैयार की जिसके अंतर्गत एक समझौता किया गया जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया है। इसका जो मुख्य काम था वो था क्या करना, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1929 की आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, यानी ये जो मंदी थी क्यों हुई। और मैंने आपको जैसे कहा कि 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के बाद आज की वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और जो यहाँ और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा कि इसके जितने पार्ट आएंगे सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व ने आर्थिक तंत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया। अब आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से 1918 तक हुआ था भैया, जब विश्व युद्ध हुआ। सिंपल सी बात है कि विश्व युद्ध यानी विभिन्न देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो जब युद्ध होता है तो आप युद्ध तो छोड़ो, जब नॉर्मली आप आपस में दो लोग लड़ाई करते हो या आपने देखा होगा अड़ोस पड़ोस में लड़ाई होती है तो कितना ज्यादा नुकसान होता है, किसी का सिर फट जाता है, किसी का नाक टूट जाता है ना। तो उसकी भरपाई कैसे होती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाइयाँ देता है, पैसे लेता है ना। तो एक दो इंसानों के बीच अगर जब लड़ाई होती है तो इतना खर्चा हो जाता है, तो सोचो जब पूरा संसार आपस में लड़ रहा होगा तो तब कितना नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो इस चीज को उस चीज से जोड़ करके देखो, अपनी जो नॉर्मल लड़ाई होती है तो सिंपल आप इसका आंसर खुद से बना करके लिख सकते हो। देखो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। फलस्वरूप उत्पन्न क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋण की समस्याओं ने विश्व के आर्थिक तंत्रों तथा अंतर, इसका आंसर आप खुद से बना करके लिख सकते हैं। जैसे जैसा अभी मैंने आपको बताया, व्यापार को छिन्न भिन्न कर दिया, यानी जो पूरा बाजार था, व्यापार था, आयात निर्यात, ये सब पूरी तरह से चौपट हो गया था। उद्योगों में मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण, उत्पादन के अधिक की क्रय शक्ति में गिरावट, आर्थिक राष्ट्रवाद तथा स्वर्ण के असमान विभाजन ने विश्व में भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अब जब सिंपल आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1929 की आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, पूरे देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, आयात निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मशीनीकरण, वैज्ञानिकीकरण, इन सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 1929 ईस्वी में न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य एकाएक बहुत नीचे गिर गए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत में खलबली मच गई। इसे ही 1929 ईस्वी की महामंदी कहा गया। ये तो हमने पढ़ लिया महामंदी किसे कहा जाता है, कैसे हुई। इसका जो कारण आप देख रहे हैं वही चीज जो भी मैंने आपको ऊपर समझाई, वही चीज यहाँ पर देखो पूरी की पूरी सेम देखने को मिलेगी कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी से हुआ। यहाँ मंदी 30 के दशक के मध्य तक बनी रही। यह दो महायुद्धों के बीच का समय था। अब दो महायुद्धों को क्यों यहाँ पे कहा गया है, अगर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो पहला आपका 1914 से 18 तक अभी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही दूसरा विश्व युद्ध, इसलिए यहाँ पे देखो बोला है दो महायुद्धों। ठीक है, दो महायुद्धों के बीच का ये समय था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कर्जदाता देश के रूप में उभरा, यानी अमेरिका ने विभिन्न देशों को क्या दिया, कर्ज पर पैसे दिए। लो भाई ले जाओ, हमसे ले जाओ, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, अमेरिका उस समय भी बहुत ऊपर निकला हुआ था सभी देशों से, तो उस समय उसने सभी को कर्ज दिया। पूंजी उत्पादन एवं उपयोग तथा पूंजी के देश से बाहर
प्रवाह के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल उत्पन्न हो गया। भैया इसने लोगों को लोन मतलब ब्याज पर पैसे दिए, तो अपने आप ही बैठ करके क्या खाएगा, ये अमेरिका ब्याज के पैसे खाता रहेगा। इसको इधर से भी ब्याज मिलेगा, इधर से ब्याज मिलेगा, इधर से ब्याज मिलेगा। तो इसकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो अपने आप मजबूत होती जाएगी। तो ये एक कारण ये भी कि आज अमेरिका सबके सिर पर चढ़कर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं अमेरिका बना है। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी के कारण उस समय उसके पास था, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी थी, तो जिसके कारण उसने लोगों को क्या दिया, कर्ज दिया। जब कर्ज दिया तो अब भैया कर्ज वापस भी तो होगा। अगर आप कर्ज वापस नहीं करते, सिंपल सा आप समझते थे, अगर आपने किसी से पैसे लिए तो आपको वो पैसे वापस करने पड़ते हैं। जब तक आप पैसे वापस नहीं करते तो आपको ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। वही चीज, उसी कारण आज अमेरिका वहां बैठा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं इसमें, जैसे क्या है, लेकिन यह उछाल लंबे समय तक ना बना रह सका। जैसे ही उछाल समाप्त हुआ, कृषि उत्पादों के दाम नीचे आ गए, किसान घाटे के कारण कर्ज में डूब गए, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। देखो, जो एक बार ऊपर जाता है नीचे आता ही आता है। वही हाल अमेरिका के साथ हुआ, बट उसने फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वापस अपनी पकड़ मजबूत की। वो भी अगर हम देखते हैं आगे पढ़ पाए तो। बाकी जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो आपको आर्ट साइड अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से आप अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी बैंकिंग व्यवस्था गड़बड़ा गई। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो बड़े पैमाने पर अमेरिका पूंजी पर निर्भर थी, वह भी अब अस्त व्यस्त हो गई, जिससे संपूर्ण संसार में आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हुआ। इस प्रकार कृषि, अति उत्पाद और विश्व बाजार से अमेरिकी निवेश के हट जाने से महामंदी व्याप्त हो गई। अब जब तक भैया अमेरिका के पास पैसा था, पैसे बांटे। अब वो देश भी तो होंगे, अब भैया उन्होंने पैसा क्यों लिया? क्योंकि उनके पास नहीं है। अब वो उस पैसे को लेने के बाद अब लौटा ही नहीं पा रहे हैं। जब लौटा नहीं पा रहे तो यहाँ भी तो अब पैसों की जरूरत होगी। अब लोग काम अपने आप यहाँ लोग क्या बढ़ा करेंगे, अपना रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, जब उनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जो भी होगा, तो यहाँ पर इनको भी पैसों की जरूरत होगी। तो अब वो लोग भी वापस नहीं कर रहे हैं जिनको इन्होंने दे दिया, तो धीरे धीरे इनके क्या होगी, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खत्म होने लगी, डाउन होने लगी। अब जैसे जैसे नीचे गिरती गई, तो अब इन्होंने अपना पैसा लोगों से जो उधार दिया था उसको वापस लेना शुरू कर दिया। जब पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, तो जिसके कारण क्या प्रभाव पड़ा, पूरा देश, पूरा विश्व फिर से आर्थिक मंदी की ओर जाने लगा और 1929 में पूरी तरह से महामंदी व्याप्त हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं, इतना ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग आधे घंटे की वीडियो कंप्लीट होने जा रही है। कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं आपको कवर करा दूँ, क्योंकि लगभग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही हैं। कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है कि जो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि इसको याद कर लो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन समझने हैं या फिर सिंपल आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझने नहीं है इस तरह से, तो मैं आपको जल्दी-जल्दी क्वेश्चन दिखाऊँगा और उनके आंसर दिखा दूँगा, आप वहीं से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट सेकंड में कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊं और जल्दी जल्दी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, सिंपल देखो, अगर आप पढ़ेंगे तो आप उतने अच्छे से याद नहीं रख सकते हैं। मैं आप यहाँ पर आपको अगर एग्जांपल से बताऊंगा तो आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसी तरह से मैं आपको तैयार कराते रहूं क्वेश्चन, या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊं और उसके आंसर दिखा दूं और बाकी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना थॉट्स रखना, अपने विचार जरूर देना कि किस तरह से तैयारी करानी चाहिए। तो बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनका फायदा आप लोगों को अच्छे से मिल पाए। और गारंटी, अगर आप एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपकी 100% तैयारी मैं आप लोगों की करा दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के ऐसे ऐसे नोट्स दूंगा कि जो बताऊंगा वो एग्जाम में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन दिए और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसमें से 8 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अभी तो आपका थोड़ा टाइम बचा हुआ है, बट जैसे ही आप लोगों के 3 से 4 दिन बचेंगे, आपको पूरा एक जो दिवाली ऑफर बोलते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगा। बस ये है कि चैनल के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और ये जो पार्ट्स आएंगे आपके 3 से 4 पार्ट्स जो भी आएंगे, तो इनको देखना ना भूलें। अगर आप इनको भूल जाते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है आपका बोर्ड एग्जाम में। अगेन, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।